नमस्कार विद्यार्थियों। प्रसार शिक्षा में हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वयस्कों की, यानी बड़ों की, बुजुर्गों की हम बात करते हैं, जिनको हम शिक्षा देना चाहते हैं, जिनको हम अनौपचारिक रूप से शिक्षा देना चाहते हैं। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में बहुत फर्क होता है। औपचारिक शिक्षा के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं और अनौपचारिक शिक्षा होती है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं, उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमारा जो प्रसार शिक्षा है उसके सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रसार शिक्षा का सिद्धांत ये होता है कि अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचि का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हम प्रसार शिक्षा में जब हम शिक्षा देने जा रहे होते हैं तो हमें यह ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी रुचि क्या है। उनकी रुचि और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही आपको ज्ञान देना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आपके हिसाब से कार्य नहीं करना है। जब प्रसार कार्यकर्ता गांवों में शिक्षा देने जाता है तो उनकी जो भी आवश्यकता है, जिनको आप शिक्षा दे रहे हैं, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जो सीखने की इच्छा है, जो इसमें उनकी रुचि होती है, उनसे पूछ के, उनके जानकारी लेके और फिर आपको उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यह होता है प्रसार शिक्षा का पहला सिद्धांत। फिर हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, दैट इज जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत। जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत ये होता है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। आपको अगर फॉर हम एग्जांपल देते हैं, अगर आपको बंधेज सिखाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस कपड़े के ऊपर बंधेज का कलर चढ़ता है, किस कपड़े के ऊपर बंधेज का कलर नहीं चढ़ता है, इसका क्या कारण होता है इसके पीछे, और से लेके आपको पूरा मार्केटिंग तक करना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग में कहाँ कहाँ जो बंधेज है उसको सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरी बेसिक से स्टार्ट करके आपको फॉलो अप करके उसको बताना पड़ेगा कि आपको उसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चले गए कि नहीं आपको बंधेज बनाना है, बंधेज बना के इस तरह मार्केटिंग होगी, तब जब किसी को बंधेज बनाना ही नहीं आता है तो किस तरीके से मार्केटिंग कर सकता है उसकी। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रसार कार्यकर्ता किसी बात की शिक्षा दे रहा है तो शिक्षा में उसे बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, तो औपचारिक शिक्षा में हम क्या करते हैं, पहले हम वर्ण सिखाते हैं, फिर वर्णमाला पूरी सिखाई जाती है, फिर हम उसको अक्षर ज्ञान देते हैं, फिर हम वाक्य ज्ञान देते हैं, है ना। इसी तरीके से हमें क्योंकि उन्हें हम औपचारिक शिक्षा तो दे नहीं रहे हैं और अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें उनसे उनकी बारे में जानकारी लेके फिर वो क्या बनाना चाहते हैं, उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनकी रुचि लेके फिर हम यह ज्ञात करते हैं, उनका बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको यह चीज़ करनी है, XYZ कोई भी चीज़ करनी है, ये चीज़ आपको सीखनी है, इस चीज़ को आपको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से शुरू करें। हो सकता है कि उनको स्टेप 1 और स्टेप 2 आए, परंतु फिर भी उनका स्टेप और जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके स्टेप्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करके और फिर हमें उनका कंक्लूजन निकाल देना चाहिए, उनको लास्ट स्टेज तक बताना चाहिए। नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल दें, जब हम प्रसार कार्यकर्ता गांव में शिक्षा देने जाता है और ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा देता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे पास टाइम, प्रसार कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं हम, प्रसार कार्यकर्ता ये कहे कि मेरे पास जो टाइम है वह 10 से 12 का है, ठीक है, तो मुझे तो यही टाइम सूट होता है, मैं तो यही टाइम पे सिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम आपको उनके हिसाब से लेना है। यदि कोई महिला कह रही है कि मुझे इस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो प्रसार कार्यकर्ता का ये फर्ज होता है कि उसकी टाइम शेड्यूल में कुछ चीज़ें चेंजेस ला सके। नहीं, हम केवल टाइम शेड्यूल का हमने एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से जो भी वो चीज़ सीखना चाह रहे हैं, या वो जब टू वे कन्वर्सेशन होता है प्रसार शिक्षा में, जब टू वे कन्वर्सेशन में यदि एक टॉपिक चल रहा है तो ये नहीं कि हम आपसे एक ही टॉपिक पे बात करें। अगर किसी ने दूसरे टॉपिक ले लिया तो प्रसार कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है कि उसे दूसरे टॉपिक के ऊपर भी सिखाया जाए। उसका जो भी वो सिखा रहा होता है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी होता है। चाहे वो किसी चीज़ को सिखा रहा हो, चाहे उस चीज़ का नया सा ज्ञान दे रहा हो,
वो बताने जा रहा हो फॉर एन एग्जाम्पल कि स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस होती है। स्वच्छता की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में भी जो हम ज्ञान देना चाह रहे हैं उसकी हम फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने गांव में एक स्वच्छ एरिया खोल लिया गया है, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एरिया है उधर खोलना चाहें, कुछ लोग को आपत्ति हो कि नहीं उस एरिया में नहीं, हम इस एरिया में खोलना चाहते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नमनीयता होती है कि हाँ इधर से भी पूछा जाए उनसे भी पूछा जाए, और हम हमारे प्लान में जो हम सिखाने जा रहे हैं, जो हमारा टाइमिंग है, जो हमारा गोल है, उसके अंदर हम फ्लेक्सिबल हों कि नहीं हम इस तरीके से नहीं, तो हम इस जो हमारा सिखाने का तरीका है हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने जो सिखाने का तरीका है उसको भी चेंज कर सकते हैं। एक मेथड होता है डेमोस्ट्रेशन देके। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप उनको बताएं इस तरीके से अचार बनता है। एक उनकी मदद लेके कोई ये भी कह सकता है कि नहीं मुझे करके देखना है, तो आप ऐसे नहीं कि नहीं प्रसार कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं कर रहा हूँ मैं ही करूँगा, बिल्कुल गलत। इसमें क्या है कि उनको आप बुलाइए, उनकी मदद लीजिए, उनके से काम कराइए। मतलब अपना जो भी प्लान आउट कर रहे हैं आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी वर्क में भी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में भी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी आप जो सिखा रहे हैं उस चीज़ में भी हो सकती है। हर चीज़ में आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। यही प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, और प्रसार शिक्षा तभी चल सकती है जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। जब आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तब आपकी जो शिक्षा आप दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में वह नो डाउट बिल्कुल अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहती है। नेक्स्ट है स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। बिल्कुल, शिक्षा जो होती है कभी भी थोप के नहीं दी जाती, कभी भी प्रेशर से नहीं दी जा सकती है। शिक्षा जो होती है वो स्वेच्छा से ली जा सकती है। मेरे में जब किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा है ही नहीं, तो आप चाहे कितने ही प्रयास कर लें मैं वो चीज़ नहीं सीख सकता हूँ। तो स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है, और स्वेच्छा जगानी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि थोड़े बहुत रिजिड से होते हैं, क्योंकि उनका दायरा बहुत सीमित होता है, उनका आवागमन एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत सीमित होता है। तो उनके रीति रिवाज जो बरसों से चलते आए हैं, बरसों से देखते आते हैं, बहुत ही रिजिड से हो जाते हैं। क्योंकि वो बहुत रिजिड से हो जाते हैं तो उनकी वो दूसरा नया मेथड सीखने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फील्ड में किसान जो होते हैं जो फसल लगा रहे हैं वही फसल, क्योंकि उनके बरसों से देखते आ रहे हैं, उनके दादा उनके बुजुर्ग जो भी हैं वो वही फसल लगा रहे हैं, उसी मेथड से लगा रहे हैं। अब आप एकदम से जाएं प्रसार कार्यकर्ता और ये शिक्षा देना चाहे कि नहीं आप इस फसल को इस तरीके से नहीं इस तरीके से लगाइए, है ना, या इस फसल को इस तरीके से नहीं इस तरीके से काटिए, जब तक उनकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी वह नहीं करेंगे। इसके लिए स्वेच्छा के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा कि आपको यह चीज़ इस तरीके से करेंगे तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, आपने जो चीज़ कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स ये हैं। कंपैरेटिव कराना पड़ेगा। कंपेयर कराने से आपका जब पलड़ा ऊंचा होगा, भारी होगा, तब जाके व्यक्ति की इच्छा होगी किसी चीज़ को सीखने की, यानी इच्छा आपको जागृत करनी पड़ेगी। स्वेच्छा का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षा लेने के लिए उत्सुक नहीं है तब तक शिक्षा किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती है। फिर है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। आप जब तक अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकते कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी काम में आप देख लीजिए, है ना, आप में स्वयं को कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, स्वयं की खुद को मदद करने की इच्छा। हाँ, हमने अचार बनाने की विधि देख ली, हमने ये सुन लिया है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में खेती के लिए, परंतु क्या है हमारे में तो स्वयं की सहायता करने की इच्छा ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है रेडियो के ऊपर जिसके द्वारा किसान ये सीख सकता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज कैसे आई। रेडियो पे, टीवी पे, सब जगह गवर्नमेंट चलाती है कि जितनी भी नई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, है ना। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का भौगोलिक वातावरण बहुत अलग है, एक जगह का दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है, परंतु सरकार फिर भी ये कह रही है कि जिस जगह का भौगोलिक वातावरण जिस हिसाब से है उस हिसाब से किसान को शिक्षा दी जाएगी। हाँ, आपका भौगोलिक वातावरण ये है, आपकी जो खेती होगी इस तरीके से अच्छी हो सकती है, परंतु जब आप रेडियो ऑन नहीं करेंगे, टीवी नहीं ऑन नहीं करेंगे,
करेंगे, आप देखना ही पसंद नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रसार कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं की सहायता स्वयं को करनी है। इन्हें बार बार रिपीट बताना पड़ता है कि आप यह जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, एनजीओज के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, उनको आप सुनिए, उनके में एक बार आइए, देखिए क्या होता है। अगर आपने स्वयं की सहायता कर ली है तभी प्रसार शिक्षा सफल हो सकती है। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। इसमें यह आता है कि आप अपने जो कार्य होते हैं, है ना, स्वयं के द्वारा करके देखिए, स्वयं करिए। जब तक आप स्वयं काम नहीं करेंगे, स्वयं की सहायता नहीं करेंगे, स्वेच्छा से शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक कार्य नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, हम बार बार एक ही एग्जाम्पल रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लगता है। जैसे अचार बनाने का एग्जाम्पल है, ठीक है। अचार बनाने से महिला मंडल में स्वयं को रोजगार मिल जाता है। अब हमने बहुत सारे मेथड्स देख लिए, यूट्यूब पे दुनिया भर के अचार बनाने के मेथड्स आते हैं। आप आस पड़ोस में बातचीत करेंगे जिसमें भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास इस तरीके के मेथड्स हैं जिससे कि आपको अचार बनाने की विधियां मिल सकती हैं, ठीक है। आपको स्वयं को कार्य करके देखना पड़ेगा। यह नहीं होता है प्रसार शिक्षा में कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया और दैट्स ऑल, बिल्कुल नहीं। प्रसार शिक्षा में हमेशा यह होता है कि जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है उसको आप यहाँ अपने जगह बुलाइए, आप उससे काम कराइए। स्वयं प्रसार कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, वह सिर्फ उसको बता सकता है कि आंवले के ये फायदे होते हैं, आंवले को इस तरीके से, आपके क्षेत्र में बहुत सारे आंवले हो रहे हैं जो कि यूजलेस हो रहे हैं, तो आप उस आंवले को सुखा भी सकते हैं, आप उसका अचार भी बना सकते हैं, आप उसका मुरब्बा भी बना सकते हैं और आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो कार्य निष्पादन का जो कार्य होता है वह किसका होता है? जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है ना, उसको बुला के उसके द्वारा काम कराया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता अगर स्वयं काम कर देगा तो कभी भी वो जो अपने ये सिद्धांत देखे हैं, स्वयं का सहायता का सिद्धांत, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके द्वारा ही सारे कार्य का निष्पादन या कंप्लीट कराए जाते हैं। फिर है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती है जनरली डिपेंडेंट होती है, उनके अंदर स्वावलंबन की कमी होती है ना। उनकी स्थिति शहरी महिलाओं से थोड़ी सी बुरी होती है। नो डाउट हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति कुछ खराब ही है, परंतु फिर भी स्वावलंबन की जब बात करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कुछ खराब होती है। स्वावलंबन के सिद्धांत में यह आता है कि हम उनको स्वावलंबन की शिक्षा देते हैं। आप अपने आप यह कार्य कर सकते हैं, उसका यह तरीका है, आप यह कार्य इस तरीके से करके देखिए, आप इस कार्य को इस प्रकार से निष्पादन करके देखिए तो आप आराम से स्वावलंबी हो जाएंगे। जब स्वावलंबन की बात आती है तब स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत होता है अपने आप पूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वावलंबी तभी बन सकता है जब वो स्वयं शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो स्वावलंबन एक बहुत अच्छी और बहुत प्रमुख प्रक्रिया है जो कि प्रसार शिक्षा के अंदर लागू होती है। नेक्स्ट है संतुष्टि का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है संतुष्टि का सिद्धांत। इसमें यह आता है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक होता है उसका संतुष्ट होना। उसने हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि हमने ये देखा कि एक किसान बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर मेथड से या पर्टिकुलर बीज के द्वारा फसल उगा रहा था, है ना। हमने उसको बताया, प्रसार कार्यकर्ता ने उसको बताया कि आप इस मेथड की जगह ये वाला मेथड लीजिए और ये वाला बीज लीजिए, दो अलग अलग है। उसने किसान जो था वो अच्छी तरीके से राजी हो गया। अब एक बार फसल जो पर्टिकुलर एरिया उसने अपने जो खेत का 1/3 हिस्से में जिस तरीके से वो लगा रहा था उस तरीके से लगा लिया। 1/4 खेत में उसने जो नए बीज जो कि प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा दिए गए थे उसमें लगाए, ठीक है। 3:4 और 1:4 का रेशियो ले लिया। फसल उगी, फसल उगने के बाद जब कटाई का समय आया तो देखा कि जो 3/4 फसल है उसमें जो उपज हुई है और जो 1/4 में जो उपज हुई है वो इक्वल सी हुई है ना। मतलब जो 3/4 की उपज थी वो 1/4 की उपज के बराबर है। तो किसान क्या हो गया? संतुष्ट हो गया।
क्या हो गया, किसान संतुष्ट हो गया कि हाँ अगर मैं इस कार्य को इस तरीके से करता हूँ तो मेरी जो फसल है वह ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें उपज आती है। यानी प्रसार कार्यकर्ता का यह फर्ज होता है, या आप कह सकते हैं प्रसार शिक्षा का यह कार्य होता है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाए कि इस कार्य करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, इस के आपको किसी भी तरीका का नुकसान नहीं होगा। तो अगर वो शिक्षा ग्रहण करने वाला को संतुष्ट रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता यह है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनकी जड़ें जो होती है बहुत मजबूत होती हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। वो अपने किसी भी तरीके से रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा में यह कहा जाता है कि आपको अपनी परंपराएं, रीति रिवाज को छोड़ना नहीं है, परंतु उनको रखते हुए आपको इस तरीके से चेंज करना है। उनको अनुनय, उनका विनय करना पड़ता है, उनको बार बार रिपीटेडली बताना पड़ता है कि आपको इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, नहीं आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो बार बार जब प्रसार कार्यकर्ता अनुनय, विनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का देना बहुत आवश्यक होता है। बिना प्रोत्साहन के शिक्षा दी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत में ये होता है क्योंकि जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम सामुदायिक शिक्षा की बात करें, हम पूरी शिक्षा की बात करें, सभी जनों की शिक्षा की बात करें, तो उसके लिए एक व्यक्ति अकेला ही शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा और एक व्यक्ति अकेला ही शिक्षा नहीं देगा। इसमें क्या होता है कि हम सभी का हेल्प आउट ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी के पास कुछ सामग्री ज़्यादा है तो हमें वो सामग्री उससे ले लेनी चाहिए, है ना। किसी घर में ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो किसी घर में कोई सामग्री ज़्यादा है तो आप उससे ले लीजिए, किसी घर में कोई सामग्री ज़्यादा है तो प्रसार कार्यकर्ता उससे ले सकता है। आपस में घरों में सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना सहयोग के शिक्षा जो होता है बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, दे नहीं सकते हैं। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का माहौल है कि एक परिवार दूसरे परिवार से बिल्कुल एंटी है, नहीं बात कर सकता है, तो प्रसार शिक्षा उस क्षेत्र में नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार को सहयोग नहीं करेगा, है ना। और वहीं जब दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहां एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छा है और तो चूंकि एक दूसरे के परिवार का सहयोग अच्छा है तो शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा लेने वालों के मध्य में भी सहयोग बहुत अच्छा होगा। यही प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कि बिना सहयोग के प्रसार शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत में है कि जब हम प्रसार शिक्षा देने की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा सबके सहयोग से दी जाती है, हमने बताया। तो सबके सहयोग से तभी दी जाती है कि सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वापस रिपीट कर देती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति है आप उसी से सब काम कर रहे हैं। सहभागिता मतलब जितने भी प्रसार शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उन सबका सहयोग लेना चाहिए, उन सबकी भागीदारिता होनी चाहिए कि हाँ भागीदारी होनी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति ने ये काम किया, इस व्यक्ति ने ये काम किया, इसने ये काम किया। और जितने भी हमारे कार्य जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हों सबका कुछ कुछ रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सबका रोल होगा तभी सबको अभिप्रेरणा मिलेगी, तभी सबको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसकी सहभागिता होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत आवश्यक होता है। जो परिवार होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल जो प्रमुख है परिवार का उसको शिक्षा दिया खत्म। क्योंकि अगर प्रमुख को शिक्षा दे दी और बाकी परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दी तो हो सकता है प्रमुख जो परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दे, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि परिवार का उत्थान होए, परिवार का भागीदारी बढ़े, परिवार को शिक्षा मिले। परिवार को जब शिक्षा मिले, परिवार का उत्थान होए, सामाजिक उत्थान हो की बात करें तब संपूर्ण परिवार का पहुंचने का सिद्धांत होना चाहिए। ये बात यहाँ पे इस तरीके से भी लागू होती है
कि कई बार ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को हम कुछ चीज़ सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। प्रसार कार्य करता गया, महिलाओं को कुछ चीज़ सिखाने के लिए बात करी, तो जो पुरुष वर्ग होता है वो उनके मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह भी मेल होता है, और प्रसार कार्यकर्ता पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन है, हम तो जानते ही नहीं है, हमारे घर की महिलाएं उनसे बातचीत नहीं करेगी। इस परिस्थिति में प्रसार शिक्षा का ये सिद्धांत लागू करना पड़ता है कि आप केवल उस पर्टिकुलर महिला को शिक्षा न दे के आप संपूर्ण परिवार को लीजिए, और संपूर्ण परिवार को शिक्षा देनी पड़ती है। यानी दो रूल इसमें लागू हो गए। एक तो संपूर्ण परिवार को शिक्षा देने से संपूर्ण परिवार का उत्थान होता है, और जो कुछ सामाजिक कुरीतियां होती हैं जिसमें कि महिलाओं को शिक्षा देने से रोक दिया जाता है, इस समय पूरे परिवार का सहयोग लेते हैं तो हो सकता है उस महिला को शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं उस महिला तक शिक्षा पहुंच जाए। नेक्स्ट सिद्धांत है धीमा परंतु सतत विकास का सिद्धांत। जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है, क्योंकि हमने अभी बात बताई आपको, उसके अंदर जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। उनके जो नियम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो बहुत कठोर होते हैं। चाहे नियम कह लीजिए, चाहे रीति रिवाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो होते हैं इनके यह क्या होता है, बट बड़े ही कठोर होते हैं। इसलिए तुरंत चेंज आ जाएगा, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा इम्पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में चेंज आने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। जो इसका जो विकास होता है, ग्रामीण शिक्षा का जो दी जाती है वो तुरंत नहीं होती है। इसमें विकास जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, सतत होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है और परमानेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? इसका जो विकास होता है वो बहुत स्लो होता है, एकदम से आपको नजर नहीं आता है कि आपको आज आपने शिक्षा दी और दूसरे दिन से महिला मंडल का ग्रुप चालू हो गया और वो मार्केटिंग चालू हो गई उनकी। दैट इज इम्पॉसिबल। विकास होगा, नो डाउट होगा। एक बार आप 2 साल, 4 साल, 10 साल धीरे 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 विकास होगा, परंतु वह विकास क्या होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है और परमानेंट होता है, हमेशा के लिए वह रहता है। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत ये होता है कि हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हिंदुस्तान की अलग अलग हैं। भौगोलिक परिस्थितियां चूंकि अलग अलग हैं तो उनका जो जो रीति रिवाज है उस तरीके से, उनकी जो संस्कृति है उस तरीके से। हम एक एरिया से दूसरे एरिया, हो सकता है आप 40-50 किलोमीटर के एरिया में जाएं तो भी एक का सिद्धांत और दूसरे की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत ये कहलाता है कि हो सकता है कि आपने जो सिद्धांत, जो संस्कृति आपने जो एक पर्टिकुलर एरिया में अपनाई, वही मेथड अगर आप दूसरे एरिया में अपनाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि एक एरिया की संस्कृति दूसरे एरिया की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। हमने बताया ना अभी आपको कि हिंदुस्तान में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जाएंगे तो आप रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, पहनने का तरीका भी, कपड़ों का भी चेंज हो सकता है। तो संस्कृतियाँ तो चेंज होगी। तो हो सकता है कि आपने जो पर्टिकुलर सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स इधर अपना रखे हैं एक ग्रुप में, वही आप बी ग्रुप में 100 किलोमीटर दूर जाके अपना, ये पॉसिबल नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संस्कृति एक एरिया में अलग है और दूसरे एरिया में बिल्कुल ही अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसार शिक्षा ये कहता है कि आपको जिस एरिया की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनकी रीति रिवाज परंपराओं को अपनाते हुए उनके अंदर चेंजेस करना है। रीति रिवाज और परंपराओं को त्याग नहीं करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको अपनाते हुए चेंज करना है। जिस एरिया की जो संस्कृति है वह संस्कृति आपको उससे से लेनी है। और हो सकता है एक प्लान आपका जो है वो ए संस्कृति वाला है तो उसमें चल जाए, परंतु दूसरे एरिया में वह प्लान नहीं चल सकता है क्योंकि उसकी संस्कृति अलग अलग होती है। और हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति कुछ खराब ही है, परंतु फिर भी स्वावलंबन की जब बात करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कुछ खराब होती है। स्वावलंबन के सिद्धांत में यह आता है कि हम उनको स्वावलंबन की शिक्षा देते हैं। आप अपने आप यह कार्य कर सकते हैं,
उसका यह तरीका है, आप यह कार्य इस तरीके से करके देखिए, आप इस कार्य को इस प्रकार से निष्पादन करके देखिए, तो आप आराम से स्वावलंबी हो जाएंगे। जब स्वावलंबन की बात आती है तब स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत होता है अपने आप पूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वावलंबी तभी बन सकता है जब वो स्वयं शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो स्वावलंबन एक बहुत अच्छी और बहुत प्रमुख प्रक्रिया है जो कि प्रसार शिक्षा के अंदर लागू होती है। नेक्स्ट है संतुष्टि का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है संतुष्टि का सिद्धांत। इसमें यह आता है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक होता है उसका संतुष्ट होना। उसने हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि हमने ये देखा कि एक किसान बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर मेथड से या पर्टिकुलर बीज के द्वारा फसल उगा रहा था, है ना। हमने उसको बताया, प्रसार कार्यकर्ता ने उसको बताया कि आप इस मेथड की जगह ये वाला मेथड लीजिए और ये वाला बीज लीजिए, दो अलग अलग है। उसने किसान जो था वो अच्छी तरीके से राजी हो गया। अब एक बार फसल जो पर्टिकुलर एरिया उसने अपने जो खेत का 1/3 हिस्से में तो जिस तरीके से वो लगा रहा था उस तरीके से लगाया। 1/4 खेत में उसने जो नए बीज जो कि प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा दिए गए थे उसमें लगाए, ठीक है। 3:4 और 1:4 का रेशियो ले लिया। फसल उगी, फसल उगने के बाद जब कटाई का समय आया तो देखा कि जो 3/4 फसल है उसमें जो उपज हुई है और जो 1/4 में जो उपज हुई है वो इक्वल सी हुई है ना। मतलब जो 3/4 की उपज थी वो 1/4 की उपज के बराबर है। तो किसान क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। क्या हो गया, किसान संतुष्ट हो गया कि हाँ अगर मैं इस कार्य को इस तरीके से करता हूँ तो मेरी जो फसल है वह ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें उपज आती है। यानी प्रसार कार्यकर्ता का यह फर्ज होता है, या आप कह सकते हैं प्रसार शिक्षा का यह कार्य होता है कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाए कि इस कार्य करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, इस के आपको किसी भी तरीका का नुकसान नहीं होगा। तो अगर वो शिक्षा ग्रहण करने वाला को संतुष्ट रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता यह है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनकी जड़ें जो होती है बहुत मजबूत होती हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। वो अपने किसी भी तरीके से रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्रसार शिक्षा में यह कहा जाता है कि आपको अपनी परंपराएं रीति रिवाज को छोड़ना नहीं है, परंतु उनको रखते हुए आपको इस तरीके से चेंज करना है। उनको अनुनय, उनका विनय करना पड़ता है, उनको बार बार रिपीटेडली बताना पड़ता है कि आपको इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, नहीं आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। तो बार बार जब प्रसार कार्यकर्ता अनुनय, विनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का देना बहुत आवश्यक होता है। बिना प्रोत्साहन के शिक्षा दी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत में ये होता है क्योंकि जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम सामुदायिक शिक्षा की बात करें, हम पूरी शिक्षा की बात करें, सभी जनों की शिक्षा की बात करें, तो उसके लिए एक व्यक्ति अकेला ही शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा और एक व्यक्ति अकेला ही शिक्षा नहीं देगा। इसमें क्या होता है कि हम सभी का हेल्प आउट ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी के पास कुछ सामग्री ज़्यादा है तो हमें वो सामग्री उससे ले लेनी चाहिए, है ना। किसी घर में ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं हम, तो किसी घर में कोई सामग्री ज़्यादा है तो आप उससे ले लीजिए, किसी घर में कोई सामग्री ज़्यादा है तो प्रसार कार्यकर्ता उससे ले सकता है। आपस में घरों में सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना सहयोग के शिक्षा जो होता है बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है, दे नहीं सकते हैं। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का माहौल है कि एक परिवार दूसरे परिवार से बिल्कुल एंटी है, नहीं बात कर सकता है, तो प्रसार शिक्षा उस क्षेत्र में नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार को सहयोग नहीं करेगा, है ना। और वहीं जब दूसरे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहां एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छा है और तो चूंकि एक दूसरे के परिवार का सहयोग अच्छा है तो शिक्षा ग्रहण करने वाला और शिक्षा लेने वालों के मध्य में भी सहयोग बहुत अच्छा होगा। यही प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है कि बिना सहयोग के प्रसार शिक्षा नहीं दी जा सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत में है कि जब हम प्रसार शिक्षा देने की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा सबके सहयोग से दी जाती है, हमने बताया। तो सबके सहयोग से तभी दी जाती है कि सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वापस रिपीट कर देती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति है आप उसी से सब काम कर रहे हैं। सहभागिता मतलब जितने भी प्रसार शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उन सबका सहयोग लेना चाहिए, उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि हाँ भागीदारी होनी चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति ने ये काम किया, इस व्यक्ति ने ये काम किया, इसने ये काम किया। और जितने भी हमारे कार्य जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हों सबका कुछ कुछ रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सबका रोल होगा तभी सबको अभिप्रेरणा मिलेगी, तभी सबको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हर व्यक्ति का जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसकी सहभागिता होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करते हैं संपूर्ण परिवार तक पहुंचने का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत आवश्यक होता है। जो परिवार होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल जो प्रमुख है परिवार का उसको शिक्षा दिया खत्म। क्योंकि अगर प्रमुख को शिक्षा दे दी और बाकी परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दी तो हो सकता है प्रमुख जो परिवार के सदस्यों को शिक्षा नहीं दे, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि परिवार का उत्थान होए, परिवार का भागीदारी बढ़े, परिवार को शिक्षा मिले। परिवार को जब शिक्षा मिले, परिवार का उत्थान होए, सामाजिक उत्थान हो की बात करें तब संपूर्ण परिवार का पहुंचने का सिद्धांत होना चाहिए। ये बात यहाँ पे इस तरीके से भी लागू होती है कि कई बार ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को हम कुछ चीज़ सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। प्रसार कार्य करता गया, महिलाओं को कुछ चीज़ सिखाने के लिए बात करी, तो जो पुरुष वर्ग होता है वो उनके मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वह भी मेल होता है और प्रसार कार्यकर्ता पता नहीं कहाँ से आए हैं, कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। हमारे घर की महिलाएं उनसे बातचीत नहीं करेगी। इस परिस्थिति में प्रसार शिक्षा का ये सिद्धांत लागू करना पड़ता है कि आप केवल उस पर्टिकुलर महिला को शिक्षा न दे के आप संपूर्ण परिवार को लीजिए और संपूर्ण परिवार को शिक्षा देनी पड़ती है। यानी दो रूल इसमें लागू हो गए। एक तो संपूर्ण परिवार को शिक्षा देने से संपूर्ण परिवार का उत्थान होता है, और जो कुछ सामाजिक कुरीतियां होती हैं जिसमें कि महिलाओं को शिक्षा देने से रोक दिया जाता है, इस समय पूरे परिवार का सहयोग लेते हैं तो हो सकता है उस महिला को शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं उस महिला तक शिक्षा पहुंच जाए। नेक्स्ट सिद्धांत है धीमा परंतु सतत विकास का सिद्धांत। जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है, क्योंकि हमने अभी बात बताई आपको, उसके अंदर जो रीति रिवाज होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। उनके जो नियम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो बहुत कठोर होते हैं। चाहे नियम कह लीजिए, चाहे रीति रिवाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो होते हैं इनके यह क्या होता है, बट बड़े ही कठोर होते हैं। इसलिए तुरंत चेंज आ जाएगा, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा इम्पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्रों में चेंज आने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। तो जो इसका जो विकास होता है ग्रामीण शिक्षा का जो दी जाती है वो तुरंत नहीं होती है। इसमें विकास जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, सतत होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है और परमानेंट होता है। समझ रहे हैं बात को। इसका जो विकास होता है वो बहुत स्लो होता है, एकदम से आपको नज़र नहीं आता है कि आपको आज आपने शिक्षा दी और दूसरे दिन से महिला मंडल का ग्रुप चालू हो गया और वो मार्केटिंग चालू हो गई उनकी। दैट इज़ इम्पॉसिबल। विकास होगा, नो डाउट होगा। एक बार आप 2 साल, 4 साल, 10 साल धीरे 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 विकास होगा, परंतु वह विकास क्या होता है, निरंतर होता है, लगातार होता है और परमानेंट होता है, हमेशा के लिए वह रहता है। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत ये होता है कि हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ठीक है, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हिंदुस्तान की अलग अलग हैं। भौगोलिक परिस्थितियां चूंकि अलग अलग हैं तो उनका जो जो रीति रिवाज है उस तरीके से, उनकी जो संस्कृति है उस तरीके से। हम एक एरिया से दूसरे एरिया, हो सकता है आप 40-50 किलोमीटर के एरिया में जाएं तो भी एक का सिद्धांत और दूसरे की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी विविधताएं पाई जाती हैं। सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत ये कहलाता है कि
हो सकता है कि आपने जो सिद्धांत, जो संस्कृति आपने जो एक पर्टिकुलर एरिया में अपनाई, वही मेथड अगर आप दूसरे एरिया में अपनाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि एक एरिया की संस्कृति दूसरे एरिया की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। हमने बताया ना अभी आपको कि हिंदुस्तान में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जाएंगे तो आप रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, पहनने का तरीका भी, कपड़ों का भी चेंज हो सकता है। तो संस्कृतियाँ तो चेंज होगी। तो हो सकता है कि आपने जो पर्टिकुलर सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स इधर अपना रखे हैं ए ग्रुप में, वही आप बी ग्रुप में 100 किलोमीटर दूर जाके अपना, ये पॉसिबल नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संस्कृति एक एरिया में अलग है और दूसरे एरिया में बिल्कुल ही अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसार शिक्षा ये कहता है कि आपको जिस एरिया की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उनकी रीति रिवाज परंपराओं को अपनाते हुए उनके अंदर चेंजेस करना है। रीति रिवाज और परंपराओं को त्याग नहीं करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको अपनाते हुए चेंज करना है। जिस एरिया की जो संस्कृति है वह संस्कृति आपको उससे से लेनी है। और हो सकता है एक प्लान आपका जो है वो ए संस्कृति वाला है तो उसमें चल जाए, परंतु दूसरे एरिया में वो प्लान नहीं चल सकता है क्योंकि उसकी संस्कृति अलग अलग होती है।